नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं अदिति। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। पीएम मोदी 3 दिन के इजरायल दौरे पर रवाना हो चुके हैं। शाम 6:30 बजे पीएम मोदी इजरायल पहुंच जाएंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एयरपोर्ट पर खुद पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। इजरायल पीएम मोदी को वैसा ही सम्मान दे रहा है जैसा वो अमेरिकी राष्ट्रपति और पोप को देता है। पूरा देश पीएम मोदी के स्वागत के इंतजार में है। पीएम मोदी ने भी इसे अपना ऐतिहासिक दौरा कहा है। पीएम मोदी इजरायल की राजधानी तेल अवीव में सबसे पहले कृषि फार्म को देखने जाएंगे। भारत और इजरायल की दोस्ती के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल अवीव पहुंचेंगे और तेल अवीव पहुंच करके सबसे पहला जो उनका कार्यक्रम है वो यहाँ पर इजरायल के एग्रीकल्चर फार्म को देखना है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली अखबार इजरायल हायोम को दिए इंटरव्यू में कहा है कि ये यात्रा रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, स्पेस, एग्रीकल्चर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये इजरायल की पहचान है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो भारत के साथ भी बहुत ही सुसंगत बैठती हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा में भारत इजरायल संबंध का स्तर बढ़ेगा और दोनों देश कई समझौतों पर दस्तखत करेंगे। मोदी सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, विज्ञान और तकनीक, वाटर मैनेजमेंट, कृषि, एयर कनेक्टिविटी और निवेश के मसलों पर नेतन्याहू से चर्चा करेंगे। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि पीएम मोदी के दौरे से भारत को काफी कुछ हासिल होगा। डिफेंस से लेकर कृषि क्षेत्र में भारत को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक आतंक से लड़ने में काफी मजबूत गठबंधन बनने जा रहा है। इजरायल एक बहुत ही अच्छा दोस्त भारत का साबित हो सकता है। टेररिज्म और कैसे आतंकवाद को काउंटर किया जाए, इजरायल के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, हथियार है। प्रधानमंत्री के इजरायल विजिट का स्वागत है, लेकिन फिलिस्तीनियों की उपेक्षा करने पर हमें कष्ट है। उन्हें जेरूसलम के साथ साथ रमल्ला भी जाना चाहिए। इजराइल ने ओपनली भारत को सपोर्ट किया है आतंकवादियों के मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा है कि हमास और लश्कर तैयबा में कोई फर्क नहीं है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली इजरायल यात्रा है। आज रात इजरायली पीएम नेतन्याहू मोदी को रात्रि भोज देंगे। 5 जुलाई को पीएम मोदी और नेतन्याहू एक साथ लंच करेंगे। मोदी के ज्यादातर कार्यक्रमों में नेतन्याहू पीएम मोदी के साथ साथ रहेंगे। जानकारों के मुताबिक भारत राजनयिक तौर पर अब तक हमेशा इजरायल संबंधों को फिलिस्तीन के साथ रिश्ते के चश्मे से देखता रहा है, लेकिन मोदी की ये इजरायल यात्रा इस मिथक को तोड़ने वाली साबित होने जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 और आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 30 घंटे से जारी मुठभेड़ के बाद एक और आतंकी को मार गिराया है। 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 3 आतंकियों के शव भी बरामद कर लिए हैं। पुलवामा के बामनू में ये मुठभेड़ रविवार की रात शुरू हुई थी। 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने कल सुबह मार गिराया था। चारों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं। इस मुठभेड़ में 5 जवान भी घायल हुए हैं, जिनमें 4 सेना के हैं और 1 एसओजी का है। इस एनकाउंटर के साथ बीते 46 दिन में 53 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। सुरक्षा बलों ने रविवार को पुलवामा के मलंगपुरा में आतंकी रियाज नाइकू और सैफुल्ला मीर को भी घेरा था, लेकिन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया था और दोनों बचकर भाग निकले थे। रियाज नाइकू पर 10 लाख का इनाम है। Security forces are doing a commendable job because every second day some major terrorist is gunned down. कश्मीर की आवाम में सपोर्ट करना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि उन्हें समझना चाहिए कि आतंकवादियों का एजेंडा ये कश्मीर की आजादी या उनकी भलाई के लिए नहीं है। उनका जो एजेंडा है वो सिर्फ एक चीज है के लिए है कि आतंकवाद ये वैली में कैसा फैले और खून खराबा वैली में कैसा रहे। कश्मीर में पिछले 46 दिन में 53 आतंकी मारे जा चुके हैं। साल 2016 में 165 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। सेना ने घाटी से आतंक का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट तैयार किया है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में मौजूद 258 आतंकियों की लिस्ट तैयार की है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बांदीपुरा इलाके में भी आतंकियों की तलाश हो रही है।
जम्मू कश्मीर में जीएसटी पर बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र में जमकर हंगामा हुआ। निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। इंजीनियर राशिद ने कार्रवाई के दौरान ही अपनी सीट से उठकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने इंजीनियर राशिद को सदन से बाहर करने का आदेश दिया, लेकिन जब मार्शल इंजीनियर राशिद को बाहर ले जाने के लिए आए तो उन्होंने मार्शल्स के साथ धक्का मुक्की की। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। व्यापारियों के गुट ने भी आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया। इन व्यापारियों का कहना है कि उन्हें केंद्र सरकार का जीएसटी मंजूर नहीं है और वो चाहते हैं कि राज्य का अपना जीएसटी हो। कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर के लिए जीएसटी में कुछ बदलाव की बात कह रही है, लेकिन बीजेपी ने पूरे भारत में एक टैक्स वाले बिल की बात दोहराई है। हमारा अपना जीएसटी हो, हमारा जीएसटी हो, हमारा कश्मीर अलग है, हमारा जीएसटी अलग है, हमारा जीएसटी। हम टैक्स के लिए नहीं है, हम टैक्स के खिलाफ नहीं है, हम अपना टैक्स देंगे, हम कोई भी बर्दाश्त करेंगे, मगर जीएसटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि हम 370 से गाइडेड है, स्पेशल स्टेटस है, उसको देखते हुए जो रूट इस कोलिशन सरकार को लेना चाहिए था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी के लिए, वो रूट इन्होंने टाइमली, जो इनके पास सफिशिएंट टाइम था, वो नहीं लिया। वो एमएलए, वो लेजिस्लेटर, वो विधायक कहलाने के लायक नहीं है। वो उसी कानून की उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं जिस कानून की वो शपथ लेकर एमएलए बने हैं। जब वो एमएलए बने थे उन्होंने अल्लाह ताला और खुदा के नाम की कसमें खाई थी। एक टैक्स वाला जीएसटी बिल 1 जुलाई से लागू हो चुका है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में अभी तक जीएसटी लागू नहीं हो पाया है। जीएसटी के लागू होने के बाद राज्य और केंद्र के अलग अलग टैक्स खत्म हो गए हैं। 1200 से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं पर 5, 12, 18 और 28% की दर से टैक्स लगाया गया है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र में मौजूदा जीएसटी बिल पर चर्चा की जा रही है। जमीन के बाद अब समंदर में भी चीन ने पैंतरेबाजी करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक हिंद महासागर में चीन की युआन क्लास सबमरीन देखी गई है। युआन क्लास की पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, जो इस क्षेत्र में तैनात की जाने वाली 7वीं पनडुब्बी बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस चीन की इस हरकत पर नजर रखे हुए है और पल पल की जानकारी भी टॉप ऑफिशियल्स को लगातार दी जा रही है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि सरकार जो कहती थी कि इस तरह के पड़ोसियों से लाल आंख करके बात करना चाहिए, अब वक्त आ गया है कि लाल आंख की बात करके दिखाए। सूत्रों के मुताबिक हिंद महासागर में पिछले 2 महीने में चीन लगातार अपनी नौसेना की क्षमता को बढ़ा रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक हिंद महासागर में चीन ने 11 से 13 नौसैनिक टुकड़ी तैनात की है। एक यूनिट में 1 डेस्ट्रॉयर शिप, 1 से 2 फ्रिगेट शिप और 1 टैंकर होते हैं। खुफिया कामों में इस्तेमाल होने वाले जहाज हैविंग जिंग को भी चीन ने हिंद महासागर में तैनात किया है। चाहे आप हमारे इंडियन ओशन में चाइनीज नेवी को बढ़ाओ या चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन ये मत समझो कि भारत कभी भी कमजोर राष्ट्र है। भारत कमजोर नहीं है। ये सारी चीजें आप कर रहे हो, आप पाकिस्तान को शील्ड कर रहे हो, किस लिए ये हमें समझ नहीं आता। हिंद महासागर एक ओपन समंदर है जिसमें किसी भी देश के जहाज पेट्रोलिंग कर सकते हैं। 2008 में बने अंतर्राष्ट्रीय एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग संधि के बहाने चीन के युद्धपोत हिंद महासागर, अरब सागर और फारस की खाड़ी में आ जाते हैं। 2013-14 में चीन के युद्धपोत और पनडुब्बी ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ की थी। तब अदन की खाड़ी में एंटी पायरेसी ऑपरेशंस का चीन ने बहाना बनाया था। 2014 में ही अगस्त से दिसंबर के बीच सोंग क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी और बाद में हान क्लास परमाणु पनडुब्बी को भी भारतीय समंदर में देखा गया था। भारतीय नौसेना चीन के युद्धपोत और पनडुब्बी जो भी हिंद महासागर में मौजूद होते हैं उन पर बराबर नजर रखती है। हिंद महासागर में 10 जुलाई को भारत, अमेरिका और जापान संयुक्त अभ्यास करने वाले हैं। चीन की घुसपैठ के पीछे ये जानने की वजह हो सकती है इस युद्धाभ्यास में कौन कौन से जंगी जहाज हिस्सा ले रहे हैं। ओडिशा में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की रणनीति बनाने में बीजेपी जुट चुकी है। आज इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंचे। ओडिशा पहुंचने पर बीजेपी अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अमित शाह का काफिला भुवनेश्वर के रास्ते में खोर्दा में रुका। खोर्दा में बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की और पंचायत चुनाव के दौरान मारे गए पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि भी दी। चाहे वो केरल हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो और हजारों ऐसे
बलिदानी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए अपनी जान की बलिदान दी। अमित शाह के अलावा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस दौरे पर साथ हैं। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने पंचायत चुनाव में मारे गए पार्टी कार्यकर्ता की मां को सांत्वना दी और मदद का भरोसा जताया। 2019 में ओडिशा में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गंजाम में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मिले। आगामी विधानसभा चुनाव में बूथ लेवल मैनेजमेंट के टिप्स दिए। आज शाम को अमित शाह भुवनेश्वर लौटेंगे। शाह 5 जुलाई को जाजपुर और 6 जुलाई को खुर्दा जिले का दौरा करेंगे। इन सभी जिलों में वो जिला स्तरीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। दूसरे राज्यों में मिली जीत को बीजेपी ओडिशा में भी दोहराना चाहती है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 21 में से सिर्फ 1 सीट मिली थी। फरवरी में हुए पंचायत चुनाव में बीजेडी को 473 सीट जबकि बीजेपी ने 297 सीट जीती थी। 2012 के पंचायत चुनाव में बीजेपी को महज 36 सीटें ही मिली थी। ओडिशा में नवीन पटनायक पिछले 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा में विधानसभा की 147 सीट हैं। इनमें से बीजेपी के पास अभी सिर्फ 10 सीट्स हैं। देश भर में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। दिल्ली में टमाटर के दाम 100 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच चुके हैं। टमाटर के बढ़ते दाम ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। जो टमाटर पहले 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा था, अब वो 80 से 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। दाम और बढ़ने की आशंका है। दिल्ली में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर खाने का जायका बिगाड़ रहा है क्योंकि इसके दाम जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम इस वक्त पहुंचे हैं मयूर विहार में, जहां एक रेहड़ी लगी हुई है। कुछ लोग सब्जी खरीद रहे हैं। यहाँ टमाटर क्या भाव मिल रहा है ये जान लेते हैं। भैया टमाटर क्या भाव है? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो है। और मंडी में कितना किलो मिल रहा है? आप मंडी में 70 रुपए किलो। दिल्ली के बाद आपको मुंबई का हाल बताते हैं। मुंबई में भी टमाटर 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। करीब 10 दिन पहले यही टमाटर 20 से 25 रुपए किलो में बिक रहा था। मुकेश हमारे साथ हैं। टमाटर का भाव इस वक्त इनके पास क्या क्या है, इनसे ही जानते हैं। मुकेश, टमाटर किस किस भाव से आप बेच रहे हैं? 50 रुपए किलो, 60। ये 50 रुपए, ये 50 रुपए, 60 रुपए वाला किलो, 60 रुपए किलो। ये क्वालिटी के हिसाब से? क्वालिटी के हिसाब। भोपाल में भी टमाटर लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। और तेजी क्यों है? तो अभी कुछ कह नहीं सकते इस बारे के अंदर। हो सकता है घट भी सकती है बाद में। अगर माल आवक होगी ज़्यादा आने पे तो घट भी जाएगा इसमें से। अच्छा, बारिश में आवक कम रहती है हर बार? हाँ, हर बार कम रहती है। इस बार आवक अगर बारिश और बढ़ गई तो फिर ये दाम और बढ़ जाएंगे? जी हाँ, और बढ़ सकते हैं इससे। टमाटर की कीमतें बढ़ने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि पैदावार कम हो रही है, लेकिन न किसानों को टमाटर का सही दाम मिल रहा है और न ही ग्राहकों को। लाल टमाटर के पीछे काला खेल चल रहा है। ताज़ा टमाटर की जगह कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ टमाटर ही मार्केट में आ रहा है। फ्लड आ गया है, इसकी वजह से और प्रॉब्लम हो गई है। कम ले रहे हैं क्या? ऑब्वियसली कम लेंगे, इतना महंगा है तो थोड़ा तो कम लेंगे ही लेंगे। हमारा हफ्ते में 1 किलो टमाटर लगता है। 20-30 रुपए में क्या फ़र्क पड़ेगा? बाकी सब्जियां सस्ती भी तो हुई हैं कुछ। हम तो आधा किलो लेते हैं बस। अच्छा। हाँ, लेकिन इतना महंगा हो रहा है। बहुत महंगा हो गया। बारिश की वजह से टमाटर की फसल खराब हुई। मैदानी इलाकों से मंडी में टमाटर आने बंद हुए। दिल्ली के आजादपुर मंडी में पहले रोजाना टमाटर के 50 ट्रक आते थे, अब सिर्फ 20 से 25 ट्रक आते हैं। जमाखोरी और कालाबाजारी की वजह से भी टमाटर की आपूर्ति कम हो रही है। मुनाफा कमाने के लिए टमाटर को कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है। मार्केट में सप्लाई कम होने के बाद महंगे दामों पर टमाटर बेचा जाता है। असम के 13 जिलों में बाढ़ से हालात खराब है। अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के ज्यादातर हिस्सों में इसी तरह जल प्रलय आई है। बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। बीती रात बाढ़ के पानी में डूबने से 2.5 साल की बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा 16 तक पहुंच चुका है। 3.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। करीमगंज और लखीमपुर जिले में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर है। करीमगंज में 2 लाख से ज्यादा और लखीमपुर में करीब 1 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम में बारपेटा, लखीमपुर, जोरहाट, करीमगंज, कछार, धेमाजी, कार्बी, आंगलांग और विश्वनाथ जिलों में बाढ़ से बुरा हाल है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 740 गांव पानी में डूब चुके हैं। 1500 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। घर में भी पानी घुस रहा है। यहाँ पे हम 1 वीक से मतलब
फंस रहा है। अभी जो डूबने वाली है घर पे, और थोड़ा होंगे तो घर पे पहुंचेगा पानी, तो इसलिए हमरा वो जो चीज़ है वो सब हम ऊपर लेके जा रहे हैं। हाँ, सरकार से तरफ से कोनो तो लोग नहीं आया, कोनो खुश खबर नहीं हुआ, कोनो सुविधा नहीं मिला, सारा गाँव डूब गया। प्रशासन की तरफ से 6 जिलों में 145 राहत कैंप चलाए जा रहे हैं। राहत शिविरों में 21,683 लोगों ने शरण ली है। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम की दिखौव, धनसिरी और कमेंग नदी भी खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। प्रशासन की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में जुटी है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। असम के सोनापुर में कथित गौ रक्षकों ने ट्रक में गाय ले जा रहे लोगों को बुरी तरह पीट दिया। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की तस्वीरें असम के सोनापुर की हैं। देखिए कैसे ये लोग गाय ले जा रहे लोगों को बुरी तरह पीट रहे हैं। दरअसल सोनापुर में कुछ लोग ट्रक में गाय भर कर ले जा रहे थे, लेकिन कथित गौरक्षकों ने न सिर्फ ट्रक ड्राइवर और उसके हेल्पर को रोका, बल्कि बुरी तरह मारपीट भी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर और उसके हेल्पर को बचाया। पुलिस के मुताबिक गाय ले जाने के लिए ट्रक ड्राइवर के पास सारे कागजात थे। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। गाय के नाम पर गौरक्षकों की गुंडागर्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत के बावजूद ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब विरोधी पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी की नसीहत का क्या असर हुआ। कुछ वीडियो ऐसे चल रहे हैं जिसमें ऐसा कुछ लग रहा है कि उनके साथ कुछ मतलब मारपीट की गई, तो हम उस वीडियो को देखकर उसकी ऑथेंटिसिटी को एग्जामिन करके और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमने ऑलरेडी कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिप्टी और कमिश्नर पुलिस को निर्देश दे दिया है कि उस वीडियो की इंक्वायरी करें और अगर वो सही है तो सख्त कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़कर कभी कभी सार्वजनिक रूप से कोशिश करते हैं कि मैं सही बात करूं और फटकार लगाऊं, तो पूरे देश में ये बात गूंजती है कि सुनता कौन है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर सख्ती से कहा है, अगर कोई गलती करे तो उसके लिए कानून है। ये मुल्क किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं दे सकता। 11 जुलाई 2016 गुजरात के सोमनाथ में 4 दलित युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई। 29 जून 2017 झारखंड के रामगढ़ में मोहम्मद अलीमुद्दीन को उन्मादी भीड़ ने मार डाला। 1 अप्रैल 2017 अलवर में पशु व्यापारी पहलू खान की पीट कर हत्या कर दी गई। 22 अप्रैल 2017 जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में कथित गौरक्षकों ने 9 साल की बच्ची समेत 5 लोगों पर हमला किया। 29 जून को अहमदाबाद में पीएम मोदी ने कहा था कि गौरक्षा के नाम पर किसी की हत्या स्वीकार नहीं की जा सकती। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।